इमरान खान साहब की जिंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि जो शायद कोई और सर अंजाम नहीं दे सकता। ये कैसे किसी की अना या ईगो को बर्दाश्त हो कि इमरान खान साहब के मुकाबले में काने नौ का कोई अब्दुल हमीद आके खड़ा हो जाए? तो भाई यही तो डिक्टेटरशिप होती है। सद्दाम हुसैन के सामने भी कोई खड़ा नहीं हो सकता था। इस सिस्टम के तहत सुहेल अफरीदी जैसा एक फैसला तो अच्छा हो सकता है, लेकिन यही सिस्टम बुजदार जैसे फैसले भी करवाता है, यही सिस्टम अली अमीन गंडापुर जैसे फैसले भी करवाता है, यही सिस्टम परवेज खटक जैसे फैसले भी करवाता है। जब वो इख्तिदार में होते हैं तो हमें एस्टेब्लिशमेंट, बाकी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई मसला नहीं होता, और जब वो इख्तिदार से निकाले जाते हैं तो हम उनके साथ हम भी इनकलाबी बन जाते हैं। बहस यहां से शुरू होती है कि लॉ जी इकरार साहब खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं। रहीम, सबसे पहले तो सबकी तशरीफ आवरी का फॉर्मली बहुत शुक्रिया एंड अगेन थैंक यू सो वेरी मच। ज़ाहिर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालात, बहुत सारे खदशात, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल से आगाज़ कर रहा हूँ। अपनी सारी इस तरह की नशिस्तों का यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, तो मैं एक सवाल है जो मैं पूछता हूँ, वो सवाल आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको कितने लोगों को ये लगता था या एक तो ये होता है कि ख्वाहिश थी कभी कि यार वज़ीर आज़म बनना चाहिए, एक ये कि निज़ाम, ये सिस्टम, ये सब देखते हुए लगता नहीं है कि हम कर सकते हैं। बिलाल बैठ जाइए। अब आप मुझे ध्यानदारी से बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? कभी सोचा ही नहीं। ये इसलिए नहीं हुआ, 99.9% यही जवाब है सर। ये इसलिए नहीं हुआ कि हमारे दिमागों और जहनों में ये बात डाल दी गई है कि लीडर एक ही होता है। हमें ये बताया गया है कि जो कायद है वो ताहयात होता है। हमें ये बताया गया है कि जो मसीहा है वो कहीं और से आता है। यानी जब भी आप लीडर का, कायद का या मसीहा का लफ्ज सुनते हैं तो कभी आपकी अपनी जात आपकी आंखों के सामने नहीं आती, आपका चेहरा अपनी आंखों के सामने। आपको होता है लीडर, कायद, मसीहा कोई और हो सकता है, कोई भी बड़ा काम करना होगा, कोई भी अजीम काम करना होगा तो उसके लिए कोई और आएगा। आप में ये एतमाद पैदा नहीं होने दिया गया कि आप भी कभी लीडर बन सकते हैं, आप भी कभी कायद हो सकते हैं, आप जरूरी नहीं प्राइम मिनिस्टर की हद तक अपनी सतह पर, अपनी जगह पर आप लीड कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने दिया गया, और ये ऐसा इसलिए नहीं होने दिया गया कि बदकिस्मती से दो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के। एक प्रॉब्लम है आपकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट और एक प्रॉब्लम है आपका सियासी एस्टेब्लिशमेंट। सियासी एस्टेब्लिशमेंट को हमने कभी प्रॉब्लम समझा ही नहीं, इसलिए कि उनके पीछे हम भागते हैं। जब वो इख्तिदार में होते हैं तो हमें एस्टेब्लिशमेंट, बाकी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई मसला नहीं होता, और जब वो इख्तिदार से निकाले जाते हैं तो हम उनके साथ हम भी इनकलाबी बन जाते हैं वक्ती तौर पर। तो दो प्रॉब्लम्स हैं। हम फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बात भी करते हैं चल के, लेकिन सियासी एस्टेब्लिशमेंट से आगाज कर लेते हैं। सियासी एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि 30-30, 40-40 साल तक सियासी जमातों पर काबिज रहना। सर फौजी एस्टेब्लिशमेंट तो 6-8 साल में जान छोड़ देती है अक्सर आपकी, लेकिन यहां 30-40 साल से जान नहीं छूट रही है पार्टी के ऊपर। वही लोग, जब वही खानदान मुसल्लत है। अब आप कहेंगे जी गलत जाती है ये बड़ी कि आप खान साहब को बाकी मौरूसी जमातों से मिलाएं, तो मेरे नजदीक मौरूसियत और शख्सियत पसंदी दोनों एक जितने बड़े प्रॉब्लम है। यानी अगर कोई शख्स 30 साल किसी पार्टी पर मुसल्लत रहे या कोई खानदान एक पार्टी पर 30 साल मुसल्लत रहे तो ये इक्वल इवल्स हैं, और इनके नतीजे में लोगों के टॉप तक आने का जो चांस है वो रुक जाता है 30-40 साल के लिए। नहीं कोई आम आदमी या कोई एक मिडिल क्लास का नौजवान उस जगह तक नहीं पहुंचता। रेस्ट अशोर्ड, मैं आगाज में ही अल्लाह के रसूल को गवाह बना के ये बात आपसे कहता हूं, और मैं फिर वही बात कि आपकी औलाद सबसे आपके लिए कीमती चीज होती है, मैं उसको गवाह बना के कहता हूं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ना मैं ये किसी के कहने पर कह रहा हूं, ना ये किसी को खुश करने के लिए कह रहा हूं, ना ये किसी की ईमा पर कह रहा हूं, और अल्लाह और उसके रसूल की कसम ना किसी के खिलाफ कह रहा हूं, ना किसी एक शख्स या पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल में एग्जांपल जरूर होगी, बात जरूर होगी, लेकिन मकसद इस पूरी कैंपेन या मुहिम या इस तहरीक का, मैं अपनी औलाद की, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं, मैं उसके सर पे आकर के कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मेरी किसी के खिलाफ या किसी के हक में या किसी के कहने पर या किसी की ईमा पर या किसी के लॉन्च किए जाने पर नहीं है। ये वो बात है, गलत हो सकती है, लेकिन मैं देनदारी से जो सोचता हूं मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इससे अब आगे बढ़ते ताकि बात को थोड़ा सा आपको यकीन हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पार्टियों का तरीकाकार हमारे यहाँ है सर, ये जमातें, दुकानें जो इस तरह से चल सकती हैं। यानी एक आदमी ने, मोहम्मद हफीज ने, अब्दुल शकूर ने, अब्दुल गफूर ने एक दुकान खोली, और उस दुकान को वो 30 साल तक चलाता रहा, वही गले पे बैठता था, वही उसका शटर उठाता था, वही उसका शटर गिराता था, वही फैसला करता था कौन आएगा, कौन जाएगा, कितना माल रखना है, कितना बेचना है, सारे डिसीजन उसके हाथ में। तो दुकान तो ऐसे चलती है, और जब मरने वाला हो जाता है तो वो अपनी किसी बेटी को, जिस तरह हमारे यहाँ चल रहा है, या बेटे को दे देता है, और अगर कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता ऑप्शन उसके पास तो वो या किसी को हैंड ओवर कर देता है, किसी को बेच जाता है। फैसला वही कर रहा है। सियासी जमातें दुनिया भर में इदारों की तरह चलती हैं, और इदारे से मुराद ये होती है कि उनका कोई एक ही लीडर, कोई ताहयात कायद नहीं होता। उनमें लोग आते हैं 4 साल में, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स होती हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, प्रेसिडेंट या चेयरमैन मुंतखब होते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको इतनी खुशगवार या वैसे ही हैरत होगी कि जैसे एक एसएचओ के कमरे में बोर्ड लगा हुआ होता है ना कि 2002 से 2006 तक ये, 2006 से 2010 तक ये, 2010 से 2014 तक ये। सर ऐसे ही बरतानिया की लेबर पार्टी, बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी, बरतानिया की जर्मनी की CDU, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेट्स पार्टी, उनके पिछले 30 साल में सरबराहान के नाम निकालिए, आपको पूरा बोर्ड नजर आएगा। इतने से इतने तक ये था, डेविड था, ये कहना था, फलाना, ठीक है। आपने और मैंने पिछले 30 सालों में जब नवाज शरीफ का, जरदारी का और इमरान खान साहब का नाम सुना सिर्फ उन 30 सालों में, और ये जरूरी नहीं होता कि वहां जो पार्टी का सरबराह है वही मुल्क का सरबराह भी हो। यानी जो पार्टी सरबराह है वो जरूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म भी हो, या जो पार्टी सरबराह है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट भी हो। बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात पार्टी और लोग चलाते हैं, और पार्टी अपने नुमाइंदों को वज़ीर आज़म या सदर के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करती है। तो आप दोनों मिसालें ले लीजिए। एक मैंने आपसे बता दिया कि आप जरा इन सारी पार्टियों के सरबराहान देखें, 12 लोग पिछले 30 साल में बदल चुके हैं, इलेक्ट
के आए, अपना काम किया, बंद तो नहीं होगी वो पार्टियां, चल रही हैं। हम कहते हैं लीडर के बगैर कैसे चलेगा, वो भाई को भी तो चल रही है सारी दुनिया में। फिर आप सिर्फ सरबराह खान की मिसाल ले लीजिए, जितने मैं नाम दूंगा ना उनकी अपनी कोई पार्टी थी, यहां दुकान बना लेते हैं ना, नाम लिख दिया ऊपर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। पार्टी का नाम किसी बंदे के नाम पे कैसे हो सकता है यार? यदि वो तो कारोबार तो हो सकता है कि नवाज शरीफ एंटरप्राइजेज या कंपनी, ये लेकिन किसी बंदे के नाम पे कैसे हो सकता है? तो हमारे बदकिस्मती से है, यहाँ माफ कीजिएगा किसी की मैं फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये एग्जांपल मैं एक बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से कोशिश कर रहा हूं। तो जिन 30 सालों में आपने मैंने नवाज शरीफ का, जरदारी का, इमरान खान साहब का नाम सुना, अमेरिका में बिल क्लिंटन, हमारी होश की बात कर रहा हूं, पहले छोड़ दीजिए, बिल क्लिंटन आए, अपनी टर्म को सर्व किया, चले गए। बुश आए, अपनी टर्म को सर्व किया, चले गए। बराक ओबामा आया, बिल्कुल मिडिल क्लास का आदमी, अपनी टर्म सर्व की, चला गया। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ, अपनी टर्म को पूरा किया, चला गया। दूसरी बार इलेक्शन नहीं जीत सका, जो बाइडेन आया, अपनी टर्म को पूरा किया, सर्व किया, चला गया। दूसरी और आखिरी मर्तबा के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर आए, और अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनका आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो तीसरी बार बन सकता है। बात खत्म होगी, वो खरबपति बना दे हर अमरीकी को, फिर भी ये नहीं हो सकता कि वो तीसरी बार के लिए मुंतखब हो। अब इसमें बिल क्लिंटन एक यतीम बच्चा सिंगल पेरेंट ने पाला, अमेरिका जैसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट बना, इसलिए कि मौका मौजूद था। इसी तरह से जनाब बराक ओबामा के बारे में आप हम सब जानते हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक। जो बाइडेन के बारे में पूछ लीजिए, आपको अंदाजा होगा बरतानिया में क्या हुआ। बरतानिया में जिन 30 सालों में हमने नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का, या नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का नाम सुना, उसमें टोनी ब्लेयर आए, अपना काम करके चले गए। गोर्डन ब्राउन, बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरॉन, थ्रीसा मे, ऋषि सुनक, हिंदू को वज़ीर आज़म बना दिया उन्होंने, स्टार्मर केयर, और बहुत सारे लोग आके अपना काम करके जाते रहे, और मुल्क भी चल रहे हैं, इदारे भी चल रहे हैं, सियासी जमातें भी चल रही हैं। हमने जब ये सिलसिला रोक दिया, तो चूंकि टॉप पर एक आदमी या खानदान बैठ गया है, और वो इसलिए अंदर इलेक्शन नहीं होने दे रहा कि अगर इलेक्शन होंगे तो जाहिर है मुझे एक वक्त पर आकर अपनी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, तो आपने पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना छोड़ दिए, जिससे ये हुआ कि मिडिल क्लास और आम आदमी टॉप तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है 78 साल की तारीख में एक मिडिल क्लास प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सके हम पाकिस्तान में। सारे जमींदार, सारे वडेरे, सारे जागीरदार, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की औलादें, कोई एचिसन कॉलेज से पढ़ा हुआ, कोई ऑक्सफोर्ड वाला, कोई इत्तेफाक फाउंड्री वालों का बच्चा, कोई वजीर आजम, इब्ने वजीर आजम, बिनते वजीर आजम, फिर इब्ने वजीर आजम, ये चल रहा है एक मिडिल क्लास का। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन आप एक ऐसा मिडिल क्लास का नौजवान पाकिस्तान का वजीर आजम बना देंगे, जिसने बसों और वैगनों में धक्के खाए होंगे, जिसने लोड शेडिंग, गर्मी, बीमारी, गुर्बत, बेरोजगारी फेस की हुई होगी, उस दिन पाकिस्तान ठीक तरह से सही मानों में इंकलाब की जाने पहला कदम बढ़ाएगा। और ये तभी हो सकता है कि जब आप उनको एक मौका दें, और मौका क्यों नहीं मिल रहा कि जब आपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस की बात की तो हमको अपनी सीट किसी स्टेज पे छोड़नी पड़ेगी, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि ये तीनों पार्टियां, हम मेनली इनकी बात करते हैं जो हुकूमत में आ चुकी, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, इमरान खान साहब की, ये सारी क्या कहती हैं कि हमें मुल्क में जमहूरियत चाहिए। सबका दावा है अपनी अपनी बारी पे, लेकिन जब दूसरे की बारी हो फिर ठीक है, हमें जो सूट करता है। तो सारों का ये दावा है इन तीनों पार्टियों का कि हमें मुल्क में जमहूरियत चाहिए, लेकिन इनमें से किसी एक पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। ये सारी पार्टियां ये नारे मारती हैं कि हमें मुल्क में फेयर इलेक्शंस चाहिए, इनमें से किसी एक पार्टी में फेयर इलेक्शंस तो दूर, इलेक्शन ही नहीं होते। ये सारी पार्टियां कहती हैं कि हमें आईन की बालादस्ती मुल्क में चाहिए, लेकिन आप पार्टी के अपने आईन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, इसलिए कि आपकी सीट जो है, ये कैसे किसी की अना या ईगो को बर्दाश्त हो कि इमरान खान साहब के मुकाबले में, या जरदारी साहब के मुकाबले में, या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में काने नौ का कोई अब्दुल हमीद आके खड़ा हो जाए। ये हमारी को, हमने 30 सालों में उस बुत को वहां, अब वो कहते हैं 30 साल बाद कोई खड़ा होकर दिखाए, तो भाई यही तो डिक्टेटरशिप होती है। सद्दाम हुसैन के सामने भी कोई खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक है, इस तरह तो मोहम्मद खजाफी के सामने भी कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तो इस डिक्टेटरशिप को आप जमहूरियत की मिसाल ना, लेकिन इनके सामने जरदारी साहब के मुकाबले में उनकी पार्टी से कोई आना नहीं चाहता। आपने वो माहौल ही फराहम नहीं किया, आपने वो इतना बड़ा दरख्त और बुत बना दिया कि जिसके नीचे कोई और छोटा पौधा पनप ही नहीं पाया। तो वंस अगेन ये सारे बहुत अच्छे लोग होंगे, जिसको जो पसंद है वो बिल्कुल ठीक लोग होंगे, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस सिस्टम के तहत सुहेल आफरीदी जैसा एक फैसला तो अच्छा हो सकता है कि मिडिल क्लास नौजवान था, एक बैकग्राउंड अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन यही सिस्टम गुजदार जैसे फैसले भी करवाता है, यही सिस्टम अली अमीन गंडापुर जैसे फैसले भी करवाता है, यही सिस्टम परवेज खटक जैसे फैसले भी करवाता है, यही सिस्टम मरियम नवाज को भी वज़ीर आला बना देता है। तो अगर आप ये कहें कि एक आदमी की पसंद नापसंद पर फैसला छोड़ना है हमने, तो सर फिर उस सिस्टम में ज्यादा फैसले तो गलत होते हैं। तो एक किसी अच्छे फैसले की बुनियाद पर और भी वक्त साबित करेगा, लेकिन बात नजर में वो ठीक फैसला है, मिडिल क्लास है, हम्बल बैकग्राउंड का, लेकिन एक अच्छे फैसले की बुनियाद पर आप सारे के सारे सिस्टम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यार इसकी बुनियाद पर जितने भी ये डिक्टेटरशिप वाले फैसले हैं ये भी ठीक है, तो ये मुमकिन है कि इस तरह के किसी निजाम से कोई एक बेहतर आदमी इलेक्ट होकर या सिलेक्ट तो खैर सिलेक्ट होकर ऊपर आ जाए, लेकिन दैट डज नॉट जस्टिफाई कि यार ये सिस्टम ठीक है। सो दुनिया में जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, बहस यहां से शुरू होती है कि लॉजी इकरार साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, या इकरार साहब जो है वो खुद इख्तियार लेना चाहते हैं, लीडर बनने का शौक चढ़ाया उनको, या आखिरी बात के एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर रही है, ठीक है। उसका मैंने आपको पहले हलफ दे दिया, आपको जैसे तसल्ली होती है वो तसल्ली मुझसे कर लीजिए, फिर भी नहीं होती तो भाई मैं ये कहता हूं कि आप इस बहस से निकल जाएं कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। नहीं, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि मुझे वोट दें, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि मैं वज़ीर आज़म बनता हूं, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि मुझे लीडर बनाएं। जब मैं उम्मीदवार ही नहीं हूं किसी चीज का, तो मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये तो बात इररिलेवेंट हो गई। मैं तो कह रहा हूं आप लीडर बनिए, मैं कह रहा हूं आप वज़ीर आज़म बनिए, मैं ये कह रहा हूं मुझसे कुरान मजीद पे हलफ ले लीजिए कि मैं कभी जिंदगी में कोई ओहदा नहीं रखूंगा। तो फिर मेरे अच्छे और बुरे होने की बहस से जितना मर्जी डंडोरा पीटे, ना मुझे फर्क पड़ता है, ना इस तहरीक को या इस नजरिए को फर्क पड़ेगा। आप इस बात पर बहस करें कि जो बात ये कर रहा है वो बात ठीक है या नहीं। या तो मैं कह रहा हूं ना कि मुझे वोट दीजिए, तो आप मेरे कैरेक्टर को, ये कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का हूं, मैं बिकाऊ हूं, मैं टाउट हूं, मैं असली सहाफी हूं वगैरह वगैरह जज कीजिए, उसके बाद फैसला करें कि इसको वोट देना या नहीं देना। लेकिन जब मैं बात ही कह रहा हूं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, और ये भी नहीं कह रहा कि किसी पार्टी के खिलाफ है ये कैंपेन, क्योंकि आज अगर ये बात शुरू हुई है तो कल कोई इमरान खान के मुकाबले में थोड़ी खड़ा हो जाएगा भाई, वक्त लगेगा।
यूनियन काउंसिल से प्रेसिडेंट्स मुंतखब होना शुरू होंगे, तहसील में आएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, उसके बाद डिवीजन में आएंगे, उसके बाद सूबों में आएंगे, सूबों के सुदूर में से कोई एक नौजवान पाकिस्तान का चेयरमैन होगा उस पार्टी का। इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा उसको एस्टैब्लिश होने में। क्यों इनसिक्योर हो गए हैं सारे इस बात से? ये किसके खिलाफ हो सकती है बात? और खान साहब तो हर पार्टी के मामले में आप ये देखिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी जरा ज्यादा पीटीआई के अकाउंट से शो हो रही है, तो मैं कहता हूं कि भाई आप खान साहब इसकी मिसाल ले लें। मैं वंस अगेन नथिंग अगेंस्ट एनीवन, इमरान खान साहब की जिंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि जो शायद कोई और सर अंजाम नहीं दे सकता। नमल की मिसाल है, शौकत खानम है, वर्ल्ड कप जीतना है, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं, बुनियादी बातों के खिलाफ हो सकता है और वो खिलाफ का इजहार भी करता हूं, तारीफ भी करता हूं, लेकिन खान साहब की जिंदगी की मिसाल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि जी खान साहब के होते कोई खबरदार ऐसी बात भी ना करे। कायदे आजम अलैहिर्रहमा उनके बाद बड़ी शख्सियत मानते हैं खान साहब को, उनके फॉलोअर है, सही जी। कायदे आजम की शख्सियत से हमने सारी उम्मीदें, सारी उमंगें वाबस्ता कर ली, सिर्फ उनकी जात के गिर्द हमने पूरे का पूरा अपना जो उम्मीद का निजाम था वो कायम कर लिया। और जब कायदे आजम तशरीफ ले गए इस दुनिया से, तो चूंकि उनकी जिंदगी में, उनकी मौजूदगी में हमने कोई पैरेलल निजाम, कोई सिस्टम नहीं बनाया था, हम ऐसा कोलैप्स हुए कि हम आज तक वापस नहीं, ठीक है, हम इस तरह से बुरी तरह से गिरे कि आज तक संभल नहीं पाए हैं। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि भाई अगर आप इमरान खान साहब को भी कायदे आज़म के बाद एक बड़ी शख्सियत तस्वुर करते हैं, सर आंखों पर आपका, ये शायद मेरे नजदीक भी कुछ ऐसी ही बात होगी, ये शायद पॉपुलर तरीन तारीख के पाकिस्तान के लीडर हैं। तो भाई कायदे आज़म के बाद जब आप नहीं समझ पाए, तो ये क्यों तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब का अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये उनकी जिंदगी के अंदर कोई निजाम वज़ा कर लीजिए, उनकी जिंदगी के अंदर कोई सिस्टम बना लीजिए। बस ये मेरी दरखास्त है। ये मत समझे कि किसी के मुकाबले में कोई चीज आ रही है, ये मत समझे कि किसी को माइनस करने के लिए कुछ लाया जा रहा है। भाई सिस्टम में नौजवानों को प्लस करने, और प्लस भी किसी के कहने पर, किसी की नामजदगी पर, किसी एक शख्स की पसंद नापसंद पर मत कीजिए, बल्कि इस बुनियाद पर करें कि मेरिट क्या कहता है। इलेक्शन के जरिए वो लोग आगे आना शुरू हो। तो मेरे नजदीक ये वो तरीकाकार है कि जिसके जरिए हम पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल कर सकते हैं।